हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा था ओम का नियम क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में ओम के नियम के बारे में विस्तृत से हम लोगों ने जाना था। आज उस ओम के नियम पर आधारित बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओम के नियम पर आधारित ग्राफ और प्रतिरोधकता जैसी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बेटा हम लोग लेते हैं, वो है ओम के नियम का ग्राफ खींचिए। अगर कोई कहे कि ओम के नियम का ग्राफ खींचिए, प्रश्न बेटा सभी लोग कलम कापी निकाल लो, नोट्स बनाओ। ओम के नियम का ग्राफ खींचिए। अब प्रश्न उठता है कि ओम के नियम का ग्राफ किन दो भौतिक राशियों के बीच में खींचा जाएगा। तो तुम लोग जानते हो कि ओम के नियम में V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं और तब V = IR होता है और तब जो R होता है वह V/I होता है। ठीक, यहाँ कौन सी चीज़ें अनुक्रमानुपात में हैं? हमारा आंसर होगा V और I, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, चर जो हैं, वो V और I है, जबकि R उस तार का एक विशिष्ट गुण होता है जो कि प्रतिरोध कहलाता है। अगर कोई तार दिया गया है तो उसका प्रतिरोध फिक्स होगा यदि उसका ताप ना बदले तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचा जाएगा वो बेटा V और I के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? V और I के बीच में। अब V = IR अगर हम लोग ध्यान दें तो यह गणित में y = m×x है ना। इस प्रकार का समीकरण है ये, इस प्रकार का समीकरण y = mx टाइप का इक्वेशन है। V = IR, तो y की जगह क्या हो गया? V हो गया। m क्या होता है? प्रवणता होता है। m प्रवणता होता है ना, या रेखा का ढाल होता है, या इसी को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं। तो x की जगह क्या है? x की जगह I है। जो वेरिएबल है y और x, तो y की जगह हमने v रख दिया है, x की जगह क्या रख दिया है? I रख दिया है। और यह मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। अगर ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से एक सीधी रेखा होगा जो कि मूल बिंदु से जाएगी। ठीक है ना। तो यह V और I का ग्राफ है। ठीक, अब इसी में अगला प्रश्न लिखो। पूछा जाता है VI ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? What does slope of VI ग्राफ represents? तो जब तुम्हें ये प्रश्न पूछा जाए तो VI ग्राफ का ढाल, ठीक है ना, तो VI ग्राफ का ढाल, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ढाल जो होगा वो हमेशा करंट की अक्ष से लिया जाएगा। तो करंट की अक्ष से जो ढाल होगा ये है, ये थीटा, तो ढाल को हम लोग बेटा tan थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर चलो tan थीटा अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं, ये ग्राफ सीधी रेखा होगा, यहाँ पर प्रतिरोध नियत है, प्रतिरोध बदल नहीं रहा है, V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती में हैं। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यहाँ पर वोल्टेज है V और यहाँ पर करंट है क्या? I। ठीक, तो अगर ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी? ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो V का काम करेगी। ये जो यहाँ से यहाँ तक का करंट है वो हो जाता है I, ये V, ये I। तो ऐसा लग रहा है कि ये त्रिभुज का लंब है, ये त्रिभुज का आधार है जो कि करंट है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो ढाल होता है, VI ग्राफ का ढाल हमसे पूछा गया है क्या प्रदर्शित करता है। तो VI ग्राफ का ढाल बराबर होता है tan थीटा।
और इस त्रिभुज का जो tan थीटा है, यह थीटा है, इसका tan क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं। इसका लंब है v, आधार है I, और v अपान I ये हमारा क्या होता है, कैपिटल R होता है। यानी कि यह v अपान I जो है वो R को प्रदर्शित कर रहा है, और यही तार का क्या है, प्रतिरोध है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि VI ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो तुम कहोगे कि VI ग्राफ का ढाल तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। तो VI ग्राफ का ढाल कहाँ से लिया जाएगा, अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम कहोगे VI ग्राफ का ढाल सदैव करंट अक्ष से लिया जाता है। ये दिमाग में नोट कर लो, कहीं रिमार्क में इसको लिख लो, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रश्न है कि चित्र में प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का मान है पहला tan थीटा, sin थीटा, cot थीटा और cos थीटा। चलो बेटा सभी लोग ध्यान दो। ये प्रश्न है, तुम्हें V और I के बीच में एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के द्वारा तुमसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई कंपटीशन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देना, मजा आएगी। तो V और I के बीच एक ग्राफ प्लॉट करके तुम्हें दे दिया गया है। तुमसे पूछा गया है कि इसमें प्रतिरोध का मान क्या है। अब तुम्हें बहुत गूढ़ा गणित नहीं करना है, अब थोड़ा सा ट्रिक लगानी है तुम्हें। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो R होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, प्रतिरोध जो होता है वो VI ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। लेकिन वहाँ एक खास चीज़ है कि ढाल कहाँ से लिया जाता है, वो आंसर था करंट अक्ष से, यानी कि धारा वाली अक्ष से ही थीटा को लेना है। तो धारा वाली अक्ष, धारा अक्ष से जो कोण बना रहा है ग्राफ, उसका tan लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न में प्रतिरोध का मान जनरली लोग पूछा जाए कि R क्या होता है तो तुरंत तुम लोग लगा देते हो tan थीटा, कहते हो सर ने बताया था कि R इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया है। किस मामले में? इस मामले में कि यहाँ जो थीटा है बेटा, तुम देख रहे हो ये धारा अक्ष से ढाल नहीं है। अगर ये धारा अक्ष से ढाल होता, यानी कि धारा अक्ष से थीटा बनाता, तब तो हमारा ये tan थीटा सही होता। लेकिन यहाँ थीटा जो है वो वोल्टेज अक्ष से ढाल दे दिया गया है, तब हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। अब हमारा R जो होता है वो क्या होता है, धारा अक्ष से ढाल। तो धारा अक्ष से ढाल का tan तो इससे लेना है। तो बताओ यह कोण कितना है तुम्हारा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री बनता है एक्स और वाई अक्ष के बीच में, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है। तो R बराबर tan क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, ना कि थीटा। अगर ये थीटा दिया होता तब तो tan थीटा सही हो जाता, लेकिन थीटा हमें वोल्टेज अक्ष से दिया है, तो हम इस अक्ष से ढाल निकालेंगे और वह ढाल होगा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये सही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक ट्रिक निकल आई। क्या ट्रिक निकल आई कि अगर धारा अक्ष से ढाल दिया हो तब तो हमारा tan थीटा हो जाता है, और वही ढाल अगर वोल्टेज अक्ष से दिया हो तो प्रतिरोध का मान cot थीटा के बराबर होता है। बच्चों मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है
हमारा अगला प्रश्न जो है वो है चित्र में R1 और R2 के बीच में सही संबंध है। तो सही संबंध क्या है ये हमसे पूछा गया है। R1 बराबर R2, यहाँ कहा गया है R1 ग्रेटर देन R2, तीसरा दिया गया है R1 लेस देन R2, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग ध्यान देना, ये 4 विकल्प तुम्हें दिए गए हैं और अब तुम्हें क्या देखना है कि इसमें कौन सा प्रतिरोध बड़ा है, कौन सा प्रतिरोध छोटा है, या दोनों प्रतिरोध बराबर है। तो पिछले लेक्चर में या पिछले अभी क्वेश्चन में तुमने क्या देखा है कि प्रतिरोध ये V और I के बीच का ग्राफ है, तो जाहिर सी बात है सीधी रेखा है, इसका मतलब ये ओम के नियम का पालन हो रहा है। ओम के नियम का पालन हो रहा है तो इसका मतलब प्रतिरोध यहाँ पर है। प्रतिरोध कैसे प्रेजेंट होता है तुम लोगों को बताया है गया है कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा अक्ष से ढाल के बराबर होता है। तो धारा अक्ष से ढाल, तो ये R1 प्रतिरोध है। चलो इस ग्राफ का ढाल हम मान लेते हैं क्या है, ये θ1 है। यह पूरा कोण क्या माना जाता है, θ1। इस कोण को मान लो तुम θ2। ढाल कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, धारा अक्ष से। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि θ1 बड़ा है θ2 से, θ1 बड़ा है θ2 से। लेकिन तुम लोग जानते हो कि हमें क्या चाहिए, किसी तार का प्रतिरोध जो होता है वो धारा अक्ष से ढाल का जो tan होता है यानी कि tan थीटा होता है वो होता है। तो दोनों पक्षों का tan ले लो, तो tan θ1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा tan θ2, और यह भी ग्रेटर देन ही लगेगा। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि त्रिकोणमिति में sin थीटा और tan थीटा का जो मान होता है वह कोण बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, जैसे sin 0 का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। तो देख रहे हो कोण बढ़ रहा है तो कोण का मान भी, कोण के मान का साइन भी बढ़ रहा है। इसी तरह tan 0 का मान 0 होता है, tan 45 1 होता है, tan 90 इन्फिनिटी की तरफ। तो जब कोण 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है तो वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक चेंज हो रही है। कहने का मतलब है कि sin थीटा और tan थीटा में कोण और कोण का tan और या कोण और कोण का साइन अनुक्रमानुपात में बढ़ता है। यानी कोण बढ़ाने पर उसके साइन का मान बढ़ेगा, कोण बढ़ाने पर कोण के tan का मान बढ़ेगा। लेकिन काश में ये चीज़ उल्टा होता है। काश में क्या होता है, कोसाइन का जो अनुपात होता है उसमें कोण बढ़ने के साथ साथ काश का मान घटता है। जैसे काश 0 का मान 1 होता है तो काश 90 का 0, तो कोण 0 है तो मान 1 है काश का, और कोण 90 है तो मान 0 है। तो कोण बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर व्युत्क्रम हो रहा है, यानी कि कोण बढ़ने के साथ मान घटता है। तो यहाँ पर θ1 अगर θ2 से ग्रेटर है तो tan θ1 भी tan θ2 से ग्रेटर होगा। ठीक, और tan θ2 अगर tan θ1 tan θ2 से ग्रेटर है तो tan θ1 को कहोगे R1 और ये कहोगे R2। तो R1 ग्रेटर देन R2 हो गया। तुम्हें कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई और तरीका नहीं देखना है, बस देखो कि ढाल किसका ज़्यादा है। ढाल कहाँ से लेना है, धारा अक्ष से। धारा अक्ष से ढाल जिसका ज़्यादा है, देखो R1 का ढाल θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो R1 ग्रेटर देन R2 से। ये सब तो हमने समझाने के लिए किया है, लेकिन तुम ग्राफ देखो तुरंत आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, R1 ग्रेटर देन R2, यह विकल्प तुम्हारा सही है। अगर कोई पूछे क्यों सही है ना, तो अगर पूछा जाए कि कारण सहित बताइए कि चित्र में कौन सा प्रतिरोध अधिक है। क्वेश्चन बेटा तुम लोग लिख लो कि चित्र में, अब ये प्रश्न तो अलग हो गया, ये तो बहुविकल्पी के लिए हो गया, तुम सीधे लगा दो, कोई कारण नहीं पूछेगा। लेकिन जब यही सब्जेक्टिव प्रश्न में आए, कोई पूछे कि चित्र में कारण सहित बताओ कि कौन सा प्रतिरोध अधिक है, तो तुम कहोगे कि तब यही लिखोगे θ1 ग्रेटर देन θ2, tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, तब R1 ग्रेटर देन R2, है ना। या ये भी लिखा जा सकता है कि चित्र में प्रतिरोध R1 का धारा अक्ष से ढाल अधिक है, अतः R1 ग्रेटर देन R2। इसको तुम लोग नोट्स में छाप लो। ठीक,
अब थोड़ा से क्वेश्चन को बदला जाता है, तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान देना। अगर इसी क्वेश्चन में फिर R1 R2 के बीच का ग्राफ हमको दिया जाए, और अब क्या है देखो, ये फिर R1 ये फिर R2, ये R1 है ये R2 है और ये I है ये B है। अब तुम बताओ कि पिछले और इस प्रश्न में क्या अंतर आ गया, ये एक नया प्रश्न है। अब तुम पीछे रिपीट करके फिर से जाओ और पुराने प्रश्न को देखो, इसके पीछे वाले को, और तुम हमको देख कर ये बता सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों प्रश्नों में एक मूल अंतर ये है कि पिछले प्रश्न में y अक्ष पर वोल्टेज था, x अक्ष पे धारा थी, लेकिन यहाँ पर अब y अक्ष पर धारा दे दी गई है, x अक्ष पर वोल्टेज दे दिया गया है। तो क्या ये ग्राफ गलत है? आंसर है नहीं। vi ग्राफ जो होता है वह मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होती है, तो उस रेखा की प्रकृति नहीं बदलेगी, वो भी रेखा ही अभी भी होगी। यह ढाल कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अब जो हमारा ये ढाल है वो कहाँ से लिया जाता है? कोई लड़का कहता है कि x अक्ष से ढाल लिया जाता है, ठीक, वो हमेशा लड़का देखता कहता इधर से ढाल लेना, इधर से, वो कहता इधर उधर देखता है या ऐसे वैसे देखता है कि ऐसे लेना है ढाल। वो एक बार पढ़ लेता है कि इधर से ले लिए थे सर, या इधर से ले लो, लेकिन इधर उधर ऊपर नीचे ये सब काम नहीं चलना, ठीक है ना। हमको क्या देखना है? धारा अक्ष से ढाल। ढाल कहाँ से लिया जाता है vi ग्राफ का? धारा अक्ष से। तो धारा अक्ष चाहे x पर हो चाहे y पर हो, है ना, ये मतलब नहीं है। कहाँ से ढाल लेना है? धारा अक्ष से। तो धारा अक्ष यहाँ कहाँ है? ये है। तो अब की बार ढाल इधर से लिया जाएगा, इधर उधर से मत लेना कि इधर ही से लेना है x अक्ष से। यहाँ हम x y नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि धारा किस अक्ष पर है, चाहे वो x पर हो चाहे y पर हो, धारा अक्ष से ही vi ग्राफ का ढाल लिया जाता है। यह कई बार हम बता चुके हैं पिछले प्रश्नों में। तो ये बेटा अब ये वाला कोण, अब देखो इधर हम इधर की तरफ एरो लगा है, ये θ1 हो गया और ये क्या हो गया? θ2, ठीक। अब बताओ, पिछले वाले में धारा इधर थी तो इधर से हम ढाल ले रहे थे, तो पिछले और ग्राफ में बहुत अंतर है। यहाँ पर θ1 क्या है? अब देखो θ1 लेस देन θ2 है कि नहीं भाई? जब कोण θ1 कम है θ2 से, तो θ1 किसका है? ये R1 का कोण है। θ2 किसका है? R2 का। देखो ये θ2 ज़्यादा है, तो tan θ1 भी क्या हो जाएगा? कम होगा tan θ2 से। क्यों? क्योंकि कोण के साथ ही उसके tan का मान बदलता है। तो tan θ1 क्या है बेटा? R1, और ये क्या है? लेस देन R2। तो अब बताओ इसमें कौन सा संबंध हमारा सही है? तो अब यहाँ पर तुम लोग जान गए कि इस प्रश्न में हमारा R1 लेस देन R2 यह संबंध करेक्ट है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम ढाल को किस अक्ष से ले रहे हो, ठीक है ना। ढाल को अगर तुम x अक्ष y अक्ष मान के चलोगे तब दिक्कत होगा। ढाल को हमेशा करंट अक्ष से लेना, जिस करंट अक्ष से ढाल ज़्यादा हो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसका कम हो वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन को लिखो और थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लोगों ने चित्र में एक तार का ताप T1 व T2 पर VI ग्राफ प्रदर्शित है। खूब ध्यान से इसको बेटा लिखो। तब सही संबंध है, तब सही संबंध है। अब सही संबंध किस में देखना है? अब यहाँ पर
T1 और T2 ताप है। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न है कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा, T1 लेस देन T2 होगा, T1 बराबर T2 होगा, इनमें से कोई नहीं। तुम एक बहुत स्पष्ट चीज़ जान लो कि VI के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया गया तो VI ग्राफ में तुम प्रतिरोध को ही ग्राफ से निकाल सकते हो। तो प्रतिरोध को निकालने के लिए किस अक्ष से ढाल देखा जाता है? अगर कोई पूछे किस अक्ष से ढाल लिया जाएगा तो तुम कहोगे धारा अक्ष से। तो यहाँ पर देखो ये T1 का जो ढाल है इसको हम मान लेते हैं θ1 और ये T2 का जो है वो ये क्या है θ2। देखो ये कोण ज़्यादा है, ये कोण कम है। किस अक्ष से ढाल ले रहे हो? धारा अक्ष से। धारा अक्ष से जब ढाल ले रहे हो तो यहाँ तुम जान रहे हो कि ये θ1 कम है θ2 से, ये भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो θ2 बड़ा है θ1 से, चाहे जो। तो यहाँ पर tan θ1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा tan θ2 से। ये तो तरीका है, θ1 θ2 से क्या है तो तुरंत तुम जान लो कि R1 कम होगा R2 से। अब इस ग्राफ से प्रतिरोध के बारे में गणना हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि ये तापों पर एक तार का ताप T1 व ताप T2 पर VI ग्राफ प्रदर्शित है। तो क्या एक ही ग्राफ का दो प्रतिरोध हो सकता है? एक ही तार का, ये तार एक ही है तो एक ही तार का दो प्रतिरोध। एक बार ये लाइन आ रही है उसी तार के लिए, उसी तार के लिए ये लाइन, तो एक ही तार है। ये तार बेटा एक ही है तो इसका तार का ना तो क्षेत्रफल बदल रहा है ना तो लंबाई बदल रही है। तो एक ही तार का दो प्रतिरोध कब हो सकता है? तो आंसर है कि एक ही तार का दो प्रतिरोध तब हो सकता है जब उस तार का ताप अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ दी गई है कि यह ताप T1 पर प्रतिरोध का ग्राफ है और यह ताप T2 पर प्रतिरोध का ग्राफ है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रतिरोध किस ताप पर प्रतिरोध ज़्यादा है? तो R2 जो है वो T2 ताप का प्रतिरोध है और R1 जो है वो T1 ताप पर प्रतिरोध है। R2 ज़्यादा है R1 से। अगर R2 ज़्यादा है तब यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है कि यह कौन सी चीज़ है। तो तुम जानते हो कि धातुओं के लिए ही VI का ग्राफ जो होता है वो सीधी रेखा आती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है वह धातुओं के लिए ही आता है, VI के लिए। यह ताप T1 पर है, यह ताप T2 पर है। और तुम्हें एक और रिजल्ट, एक और तथ्य याद रखना है कि धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है ना। धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ साथ लीनियरली यानी कि रेखीय रूप से बढ़ता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर रेखीय रूप से बढ़ता है। तो इसका मतलब एक ही तार का दो प्रतिरोध है और इसका मतलब अगर यह प्रतिरोध ज़्यादा है, T2 ताप पर प्रतिरोध ज़्यादा है और T1 ताप पर प्रतिरोध कम है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्रतिरोध ये T2 पर जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर T2 ग्रेटर देन होगा T1 से, ठीक। तो यहाँ पर यह ताप T2 ताप T1 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ताप तो ज़्यादा प्रतिरोध, कम ताप तो कम प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा जो ग्राफ, वह ज़्यादा ताप को भी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर डालिए। अगला प्रश्न बेटा फिर हम लोग देखने चल रहे हैं, वो क्या है? कह रहा है कि चित्र में R1 अनुपाते R2 होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। R1 अनुपाते R2। तो पूछा गया है चित्र में R1 अनुपाते R2 है ना।
तो चित्र में R1 अनुपाते R2 क्या है, 1/√3, 1/3, 3 अनुपाते 1 है ना, और √3:1 क्या है। इन चारों में से कौन सा आंसर इसमें सही है, या कोई भी आंसर नहीं है। पांचवा मान लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक, नन ऑफ अबव जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न, मजा आने वाली है, कंपटीशन में खूब आता है। अगर यह प्रश्न तुमसे पूछा गया है तो इस प्रश्न में तुम लोग क्या करोगे। इसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो धारा अक्ष से ढाल होता है। कहाँ से ढाल, धारा अक्ष से, ठीक। तो धारा अक्ष देखो इसमें ये दे दी गई, बेवकूफ़ बनाया गया है। लड़के क्या करते हैं कि R1 बराबर ये कोण ले लो, R2 बराबर ये कोण का tan ले लो। तो tan तो लेना है, लेकिन कहाँ से लेना है, धारा अक्ष से। तो R1/R2 अगर हमें निकालना है तो R1 क्या होगा, ये R1 है, इस R1 का ये ढाल हमको चाहिए, ये I अक्ष से। तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये बताओ कितना होगा, कितना होगा। जाहिर सी बात है, टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये धारा अक्ष से R1 का ढाल होगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिखो, बटा R2 का ढाल देखो V से दिया गया है, लेकिन हमको चाहिए कि कहाँ से, I अक्ष से। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो R2 बराबर tan और 60 डिग्री, I अक्ष से ढाल का tan। तो tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3, और tan 60 क्या होता है, √3। तो R1/R2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। ये बहुत ही दिव्य प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और तुम्हारे बोर्ड में कंपटीशन दोनों के लिए ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न तुम्हारा है। R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, तो होगा 1:3। तो इसको तुम लोग ये ऑप्शन को टिक कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो किसी भी तार का प्रतिरोध अगर यह कोण दिया गया हो तब भी तुम निकाल सकते हो ग्राफ की मदद से, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग बेटा देखते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन में क्या है ये हम लोग देखने चल रहे हैं। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ताप T1 व T2 पर किसी चालक तार का VI ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, तब T2 माइनस T1 अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ग्राफ हमको दिया गया है, इस तरह से ये दिया गया है, यह कोण भी थीटा दिया गया है, यह कोण भी थीटा दिया गया है, और यह हमारा V है, ये हमारा I है। एक ताप जो है वो हमारा T2 दिया गया है, एक ताप जो है हमारा वो T1 दिया गया है। तो तुम जानते हो कि एक ही चालक का दो प्रतिरोध कब होता है, अलग अलग ताप पर, यानी एक ही तार एक ही है, तार की लंबाई एक है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक है, लेकिन दो प्रतिरोध शो कर रहा है। तात्पर्य यही है कि दोनों प्रतिरोध अलग अलग ताप पर हैं, यानी कि T1 और T2 डिफरेंट हैं। ये थीटा है, ये थीटा दिया गया है, थोड़ा दिमाग लगाना है, कठिन प्रश्न है, ठीक है ना, हल्का प्रश्न नहीं है। यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इसीलिए है, P और I दिया गया है। अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग हमको करना है। जितनी चीज़ें अभी पीछे बताई गई हैं, आज वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपयोग होने वाली हैं। बहुत ध्यान से तुम लोगों को इस प्रश्न को देखना है। हम लोग इसको इस जगह से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा से देखने में परेशानी होगी तो एडजस्ट करना। बेटा देखो, यहाँ पर हमें T2 निकालना है, तो तुम जानते हो कि T2 जो होता है वो इस पूरे ग्राफ के ढाल से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, टेम्परेचर नहीं। लेकिन तुम ये जानते हो कि T2 और T2 ताप पर जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा है तो ताप ज़्यादा है, प्रतिरोध कम है तो ताप कम है। तो यहाँ से पहले हम T2 निकालते हैं, इसका मतलब T2 जो होगा वह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है,
अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ताप भी ज़्यादा होगा। तो T2 बराबर तुम लोग कर दो, एक नियतांक जोड़ दो K इंटू R2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार T1 क्या हो जाएगा, T1 अनुक्रमानुपाती R1 के, तो T1 बराबर K इंटू R1, ये हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 करोगे तो K कर लो कॉमन, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, अब यह T2 माइनस T1 बराबर K R2, दिमाग लगाओ। R2 क्या होगा, प्रतिरोध ढाल के बराबर होता है। कहाँ से ढाल, धारा अक्ष से। तो ये T2 ताप पर जो प्रतिरोध है वो R2 है, और वो ढाल क्या है, ये वाला, ये देखो ये। तो ये ढाल इसका T2, ये बताओ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बेवकूफ़ बनाया गया है। ये थीटा दिया, ये थीटा, लेकिन इसका जो ढाल हमको लेना है इस धारा अक्ष से लेना है, और धारा अक्ष से ढाल क्या है, यहाँ 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर R2 बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक, माइनस क्या होगा, T1 ताप पर जो प्रतिरोध है वो R1 है, तो ये R1 प्रतिरोध क्या होगा, ये इसका तो ढाल बेटा ठीक से दिया ही है, थीटा दिया है, तो माइनस tan थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा। T2 ताप पर जो प्रतिरोध है वो tan 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि धारा अक्ष से ढाल ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब T2 माइनस T1 देखो बेटा, K यहाँ क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस tan थीटा। अब मज़ा आने वाली है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना, जल्दी किसी किताब में क्वेश्चन नहीं मिलता। IIT के लेवल का ये प्रश्न है, एडवांस लेवल का। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग T2 माइनस T1 को देखने चल रहे हैं। K तो है ही, cot थीटा को लिख दो cos थीटा बटा sin थीटा, माइनस tan थीटा को लिख दो sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, अब T2 माइनस T1 बराबर K। अब बेटा एक तिरछा गुणा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का गुणा sin स्क्वायर थीटा ओवर हो जाएगा sin थीटा और इंटू cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, तो T2 माइनस T1 बराबर K cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिखते हैं बेटा हम लोग cos 2 थीटा बटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ है sin थीटा cos थीटा, अभी एक बार ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर T2 माइनस T1 बराबर K 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं बेटा। देखते हो तुम, 2 से ऊपर नीचे गुणा क्यों किया गया है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए। T2 माइनस T1 बराबर K 2 से गुणा किए तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है बेटा sin 2 थीटा, और ऊपर 2 बना रहेगा, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। तो T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 2 इंटू cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा हो जाएगा cot 2 थीटा। तो T2 माइनस T1, अब ये 2 भी नियतांक है, K भी नियतांक है, तो T2 माइनस T1 किसके अनुक्रमानुपात में आएगा, cot 2 थीटा के। जब नियतांक हटेगा तो अनुक्रमानुपात का चिन्ह लग जाएगा। अब बताओ T2 माइनस T1 किसके अनुक्रमानुपात में है, cos 2 थीटा sin थीटा cot 2 थीटा और tan थीटा में किसका आ गया आंसर, cot 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने देखा कि VI ग्राफ की हेल्प से हम कैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में। इन सभी प्रश्नों में ये लास्ट प्रश्न थोड़ा से 1 मिनट का टाइम तुम्हें लेगा, बाकी सब क्वेश्चन में जो ऐसी ट्रिक हमने बताई है जिससे कि वो
5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन देखते ही तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग प्रतिरोधकता और इसके बारे में, मात्रक, परिभाषा और अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में और मज़ा आने वाली है। सभी लोग लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। बिना नोट्स के ये पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो अपने आप से नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।